नमस्कार। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 सामाजिक विज्ञान खंड ब का वर्णनात्मक फर्स्ट प्रश्नों का उत्तर जो बोर्ड परीक्षा में आ चुका है या आने की संभावना है उसको देखेंगे। आज से पहले 26 नवंबर को हम लोग 4 प्रश्नों का उत्तर लिख चुके हैं, समझ चुके हैं और मैं आपको कॉपी पर लिख करके दिखा चुका हूं कि 80 शब्द या उससे कम शब्दों में पूर्ण उत्तर या परफेक्ट उत्तर कैसे लिखते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक मिल सके। अब मेरा तो ये विश्वास है कि मैं जैसे बताता हूं अगर उस तरह आप लिखते हैं और वैसा तैयारी करते हैं तो आपको 4 में 4 नंबर मिलेगा, 6 में 6 नंबर मिलेगा, क्योंकि उतना परफेक्ट किसी भी बुक में आपको उत्तर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। चूंकि मेरे प्रश्नों का और उत्तर का ये सबसे सामान्य और सरल विशेषता ये है कि सरल शब्दों में उत्तर हमने समझाने का प्रयास किया है। विशेष बात इसमें नहीं है, किसी बात को आप सरलता से सामान्य भाषा में किसी को बता देना, समझा देना ही विशेष बात होती है। कठिन शब्दों में समझाना ये तो मतलब एक अजूबा होता है। हम कोई बात कहें आप समझ ना पाए, आप लिख ना पाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए सरल शब्दों में हम देखेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न संख्या 3 से। प्रश्न संख्या 3 या 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये भूगोल से संबंधित है। चूंकि सामाजिक विज्ञान में आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं या 4 सब्जेक्टों को मिलने से सामाजिक विज्ञान, तो उसमें पहला इतिहास, दूसरा नागरिक जीवन, तीसरा जो है भूगोल और चौथा अर्थशास्त्र होता है। तो आज का जो तीसरा प्रश्न है यह भूगोल से संबंधित है कि काली मृदा, जिसे काली मृदा का निर्माण और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो काली मृदा को उत्तर लिखने से पहले काली मृदा का निर्माण मोटे कलम से स्केच जिसको कहते हैं आपको एग्जाम में प्रयोग करना चाहिए और मोटे कलम से लिख करके अंडरलाइन कर देना चाहिए, जिससे देखने में सुंदर लगे। इसे फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो काली मृदा का निर्माण कैसे होता है आपको सरल शब्दों में बता दें, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। काली मृदा की उत्पत्ति एवं निर्माण जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उसमें से मैग्मा और लावा बाहर निकलता है। जब मैग्मा जो होता है वो गर्म तरल पदार्थ होता है और वह ठंडा होते होते जो है कि लावा के रूप में इकट्ठा होने लगता है। तो मैग्मा और
लावा के ठंडा होने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। और आग्नेय शैल जब आग्नेय शैल जब अपक्षयित होता है, जब उसका अपक्षयन होता है, तब वही आग्नेय शैल काली मृदा में बदल जाती है, अर्थात वह धीरे धीरे अपने जगह पे टूट फूट करके धीरे 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 लाखों वर्षों में मृदा का रूप या मिट्टी का रूप ले लेती है। भारत में काली मृदा का प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती क्षेत्र, ये प्रमुख जो है 3 बेल्ट हैं जहां काली मृदा पाई जाती है। इसके बाद काली मृदा की उत्पत्ति के विषय में कुछ आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दें। ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा मैग्मा और लावा के ठंडा होने से अच्छा, जब ठंडा होगा तो आग्नेय शैल बनेगा, आग्नेय शैल का निर्माण होगा। आग्नेय शैल क्या होता है, अपक्षयित होता है, मतलब धीरे धीरे वह टूट फूट जाता है, छोटे टुकड़ों से मिट्टी के रूप में बदल जाता है आग्नेय शैल। इसे क्षेत्रीय भाषा में रेगर कहते हैं, रेगर मृदा या मिट्टी क्षेत्रीय भाषा में। अब कह रहा है विशेषता, तो आप इसको विशेषता या विशेषताएं, तो काली मृदा की जो प्रमुख 4 विशेषताएं हैं, इन 4 विशेषताओं में पहली विशेषता है कि इस मिट्टी में अनेक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, चूना और मैग्नीशियम पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है इसकी, यह इस मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत ही महीन होते हैं, जिसे मृत्तिका कहते हैं। मृत्तिका, इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत ही बारीक, बहुत महीन होते हैं, जिसे मृत्तिका कहते हैं। तीसरी विशेषता है कि यह मिट्टी अत्यंत ही चिपचिपी होती है, शरीर में लग जाए, कहीं पे लग जाती है, चिपक जाती है तो जल्दी छोड़ती नहीं है। और जो मौसम चेंज होगा, अत्यधिक ठंड पड़ेगी या अत्यधिक गर्मी जब पड़ती है तो इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ने से जो हवा है वह अच्छी प्रकार से उसमें मिल जाती है। लेकिन इस मिट्टी की जुताई करने में बहुत ही जो है दिक्कत आती है, क्योंकि जब यह टाइट हो जाता है, जब कठोर हो जाता है तो पत्थर के समान हो जाता है। चौथी विशेषता है, यह जो है, तीसरी लिख देते हैं, यह जो है चिपचिपी होती है, चिपचिपी, और इसमें जो है मौसम के साथ दरार पड़ जाता है, दरार पड़ जाता है। चौथा है, इसे कपास की मृदा कहते हैं।
कपास की मृदा। क्यों कपास की मृदा कहते हैं? क्योंकि कपास उत्पादन की सबसे सर्वोत्तम या सबसे अच्छी मिट्टी यही है, काली मृदा ही है। अर्थात काली मृदा को कपास की मिट्टी या मृदा भी कहते हैं। इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। ये आप देख समझ गए होंगे। अब आप इसका उत्तर भी अपने कॉपी में देख सकते हैं, हमने लिखने का प्रयास किया है और इससे अच्छा उत्तर, इतना सटीक परफेक्ट उत्तर शायद ही आपको कहीं मिले। हम ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि एग्जाम की दृष्टि से आपको इतना अच्छा उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं। आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, समझ जरूर गए होंगे। अब आप दोहरा लीजिए, कॉपी पे देख लीजिए कि आप एग्जाम में कैसे 80 शब्द में लिखेंगे। यह 80 से कम शब्द में है। इससे परफेक्ट उत्तर आपको किसी भी बुक में, किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन भले कहीं मिल जाए, चूंकि बोर्ड परीक्षा का ये क्वेश्चन है, तो पेपर तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। मेरे अलावा मैंने लिखने का जो है परफेक्ट प्रयास किया है। अब हम 3 का अथमा अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का अथमा। क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में। क्वेश्चन है, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। व्यापारिक कृषि को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। कुछ सुझाव दीजिए। मतलब जो व्यापारिक कृषि है, जिसे वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं, मार्केटिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, तो व्यापारिक कृषि को बढ़ाने, अर्थात व्यापारिक वाणिज्यिक कृषि कैसे बढ़े, उसका कैसे विकास हो, आप उसके लिए कुछ उपाय बताइए। हो सकता है अगले एग्जाम में सुझाव के जगह पे आपसे उपाय पूछ लिया जाए। उत्तर एक ही हो, उत्तर में कोई अंतर नहीं। सुझाव का पर्यायवाची उपाय भी होता है। तो क्वेश्चन में शब्द बदल दिए जाते हैं, लेकिन उत्तर वही रहता है। तो उत्तर लिखने से पहले आपको बता दें, व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि। देखिए,
व्यापारिक कृषि को जब आप व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि का अर्थ समझ जाएंगे तो उपाय भी या सुझाव भी बता देंगे, और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। तो व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि का अर्थ आप सुझाव बाद में दीजिए, पहले वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि होता क्या है इसको बताइए, तब जाकर के आपका उत्तर परफेक्ट होगा। तो व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि क्या है? तो व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि बड़े स्तर पर लाभ कमाने के लिए, बड़े स्तर पर लाभ कमाने के लिए या मार्केटिंग जिसको विपणन करते हैं, विपणन आप अंग्रेजी जानते होंगे, विपणन की अंग्रेजी होती है ये कठिन शब्द है, मार्केटिंग मार्केटिंग को आप खूब इजीली समझ गए होंगे। विपणन मतलब व्यापारिक कृषि होता क्या है, बड़े स्तर पर लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का या कृषि से संबंधित या प्राकृतिक या प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और बाजार में ले जाकर के इसे बेचा जाता है। और ये लाभ कृषि ही इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति लाभ कमाए, व्यक्ति को लाभ मिले, यही है व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि, जिसे विपणन भी कहते हैं। विपणन शब्द को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसका हिंदी सामान्य अंग्रेजी होता है मार्केटिंग। तो आप व्यापारिक कृषि, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज व्यापारिक या वाणिज्यिक का एक दो एग्जाम्पल जरूर दीजिए। जैसे चाय की खेती, चाय की खेती या चाय का बागान समझ लीजिए, कॉफी या जिसको आप कहवा कहते हैं, गन्ना की खेती, गन्ने की खेती, केला या कोक, ये सब जो है आप जानते हैं कि यही नहीं, ये कृषि एक व्यापक शब्द है। इसके अलावा जैसे आप पशुपालन है, यह भी जो है कृषि के अंतर्गत ही आता है। यदि आप पशुओं को पालते हैं, मांस का व्यवसाय करते हैं, दूध व्यवसाय करते हैं या डेयरी चलाते हैं, तो वह भी व्यापारिक कृषि के अंतर्गत ही आता है। अब जो है हमको बताना है कि यह कैसे बढ़े, इसके लिए क्या उपाय हैं या क्या सुझाव हैं। तो आपको बता दें, यह बहुत कम शब्दों में ठोस उत्तर बहुत कम की जगह लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो है इसको बताने का या समझाने का प्रयास किया है। उपाय या सुझाव, ये आप मोटे कलम से लिख करके कॉपी में अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। अब आप क्या कीजिए, पहला सुझाव है मेरा कि व्यापारिक कृषि के लिए उन्नत किस्म की बीजें, रासायनिक खाद और नई टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, तभी जो है व्यापारिक कृषि आगे बढ़ेगी। दूसरा है, तो हम लिख देते हैं उन्नत बीज खाद तकनीक।
का प्रयोग। दूसरा है, अब सबसे बड़ा चीज कि किसान, चूंकि दिन प्रतिदिन कृषि महंगी होती जा रही है वैश्वीकरण के कारण, किसान का जो लागत है उस लागत से भी कम मूल्य पे वह बेचने के लिए मजबूर है। तो होना क्या चाहिए कि जो कृषि उत्पाद हैं, जो किसान ने उत्पादित किया है वस्तुओं को, कच्चे माल को, उसका उचित और इतना तो कम से कम दाम या मूल्य मिल सके कि वह पुनः जो है कृषि कार्य में मन लगा करके अपने कार्य को कर सके। तो उचित मूल्य मिल सके कृषि उत्पाद को, और मूल्य निश्चित करने का, जिसको दाम आप कहते हैं, दाम, मूल्य निश्चित करने का अधिकार हो। उत्पादित किसान करता है और जो है मूल्य सरकार निश्चित करती है। मूल्य निश्चित करने का अधिकार हो। तीसरी जो उपाय या सुझाव है वह है कि सरकार खाद और बीज पर सब्सिडी दे। धीरे धीरे सरकार कृषि से सब्सिडी ही हटाती जा रही है, इसीलिए और ज्यादा किसान परेशान है। चौथा है चूंकि भारत जैसे देश में कभी सूखा, कभी बाढ़, ये सब आता रहता है, तो किसान के जो फसल हैं वो नुकसान या नष्ट होते रहते हैं। ये ऐसी परिस्थिति में कैसे जो है कि कृषि में बढ़ावा मिलेगा या व्यापारिक कृषि आगे बढ़, इसके लिए निःशुल्क फसलों का बीमा होना चाहिए। बीमा, जो नुकसान हो जाए किसान का, उतना पैसा, उतना जितना लागत लगा है कम से कम उतना मिल जाए। तो ये चार सुझाव है जिससे व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि आगे बढ़ सकता है, इसको विकास या डेवलप किया जा सकता है। तो आप इसका उत्तर भी कॉपी में देख सकते हैं। 80 से कम शब्दों में हमने लिखने का प्रयास किया है, आप बात को समझ भी गए होंगे। ठीक से पढ़ लीजिए। हमने उत्तर लिख करके कॉपी पे आपको इसीलिए दिखाया है कि आप ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में लिखिए या किसी भी परीक्षा में लिखिए। हम तो कहते हैं कहीं भी आता है, इससे परफेक्ट आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे अगर 80 शब्द में लिखना है तो। अब हम क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन संख्या 4 पे विचार करेंगे कि क्या पूछा गया है, उसका उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन संख्या
4 क्या है? भारत में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के दोषों का वर्णन कीजिए। भारत में ये अर्थशास्त्र के अंतिम चैप्टर का अंतिम अध्याय का प्रश्न है। भारत में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के दोषों का वर्णन करें। कि दोषों का वर्णन करें। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के दोषों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि है क्या। भारत में जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, या जो सामान को मार्केट से खरीद करके ले आकर के उपयोग करता है, यदि दुकानदार उसको घटिया सामान देता है, उसके साथ चीटिंग करता है, तो उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह पुनः जो है न्यायालय में या उपभोक्ता फोरम में जाकर के उतने मूल्य का वह वस्तु प्राप्त कर सकता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त। लेकिन वह प्राप्त करने में बहुत दिक्कत है, उस वस्तु को प्राप्त करने में बहुत दिक्कत है। उसी दिक्कत को, उसी दोष को पूछा जा रहा है कि वह दिक्कत क्या है, वह दोष क्या है कि उपभोक्ता जाता है और उसको जो है न्याय जो 4 दिन में मिलना चाहिए, 14 दिन में मिलना चाहिए, वह जो है कि लग जाता है 4-4 महीने। उसी दोष को आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे उत्तर लिखने से पहले सबसे पहले आप शुरू करेंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता कौन है या किसे कहते हैं, कौन? ये आपके सामने प्रश्न है। तो आपको बताते हैं, वह व्यक्ति जो दुकान से, मार्केट से, बाजार से वस्तुओं को और सेवाओं को, वस्तुओं को क्रय करता है, खरीदता है, और सेवाओं को किराए पर लेकर के उपयोग करता है, उपभोग करता है, उसे वस्तुओं और सेवाओं का क्रय या किराए पे लेता है। किराए पर लेकर उपभोग करता है, या सेवा लेता है, न कि वह पुनः बेचता है, वह पुनः बेचता है। मतलब बिक्री करता है, लाभ कर, ऐसे को उपभोक्ता नहीं कहेंगे, बल्कि जो वस्तु को खरीद करके या किसी जो है कि सेवा को लेकर के उपयोग करे, उपभोग करे, उसे उपभोक्ता कहेंगे। अब प्रश्न यह है कि इसके जो उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का दोष है, जो डीमेरिट है, वह क्या है, उसका वर्णन करना है। तो आप उसके बाद लिखेंगे उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया
प्रक्रिया के दोष, ये आप अपने कॉपी में मोटे कलम से लिख करके अंडरलाइन कर दीजिए। उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के दोष। तो आपको बता दें, उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के क्या दोष हैं, क्या उसमें कमियां हैं। तो सबसे पहले कमी तो यह है कि जो इसके अधिनियम है, जो नियम है, जो कानून है कि कैसे जो है कि उतने लागत की वस्तु हमें मिलेगी, वह इतना जटिल, मतलब जटिल खर्चीली और अनिश्चित कालीन है। कब तक न्याय मिलेगा, ये इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा है जो दुकानदार है वह इतना चालाक होता है कि एक तो रसीद नहीं देना चाहता है, और रसीद देता भी है तो कच्चा रसीद देता है। पक्का रसीद बहुत कम जो है दुकानदार देते हैं, बहुत कम जो है लोग देते हैं। इससे क्या होता है कि उपभोक्ता किसी न्यायालय में जब जाता है, उस रसीद को लेकर के, जो सामान खरीदा गया उस रसीद को लेकर के, तो होता क्या है कि न्यायालय या उपभोक्ता फोरम, जिसको उपभोक्ता न्यायालय भी कहा जाता है, वह कहता है कि यह तो जो रसीद आप लाए हैं, यह रसीद वास्तव में डुप्लीकेट है, यह ओरिजिनल रसीद है ही नहीं। तो वहीं से आप वापस अपने घर चले आते हैं। तो कच्चा रसीद लिख देते हैं, रसीद देना, या रसीद का न होना, तीसरा है जो दोष इसका, वह है कि जो इसके नियम कानून हैं, चूंकि भारत में अशिक्षा बहुत है, और जो शिक्षित लोग भी हैं वो भी जो है कि इस नियम कानून को बहुत कम समझ पाते हैं। इसलिए इसके जो अधिवक्ता वकील हैं वही जो है समझ पाते हैं, और वो मोटा रकम लेकर के क्षतिपूर्ति दिलवाने की बात कहते हैं। तो जो अधिनियम है, नियम को केवल वकील ही समझ पाते हैं, समझ पाते हैं। ये था इसके दोष, जिसको हमने 80 शब्द या उससे कम शब्दों में लिखने का प्रयास किए। इससे सरल आपको कहीं उत्तर नहीं मिलेगा, आप खोजते रह जाएंगे, लेकिन इतना जो है स्पष्ट उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना सरल भाषा में। अब आप इसका उत्तर देख सकते हैं। अब हम जो चौथा क्वेश्चन है
उसमें अथवा मतलब चौथे का अथवा क्या प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर समझने और लिखने का प्रयास करेंगे। तो चौथा प्रश्न है, क्वेश्चन पेपर ये है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। 80 शब्द में उसका उत्तर लिखना है। भारत में 4 का अथवा, भारत में विदेशी निवेश को, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। कोई 3 उपाय सुझाइए। उत्तर अब तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय, इसका मतलब प्रश्न का अर्थ क्या हुआ, उत्तर लिखने से पहले सरल भाषा में समझ लीजिए कि भारत में विदेशी लोग आकर के अपना पैसा जो है कि प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में मतलब उद्योग के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में अपना पैसा लगा करके वस्तुओं का उत्पादन करें, विनिर्माण या उद्योगों का विकास करें, सेवा के क्षेत्र में नया अनुसंधान या सेवा को और अधिक जो है कुशल बनाएं। ये पूछा जा रहा है कि आप जो है इसका उत्तर बताइए, इसका सुझाव बताइए, उपाय बताइए कि कैसे जो है विदेशी लोग आए और भारत में अपने धन को यहाँ निवेश करें, यहाँ उद्योग बैठाएं, यहाँ के लोगों को रोजगार दें। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है विदेशी निवेश का अर्थ। विदेशी निवेश का अर्थ, विदेशी निवेश किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सुझाव 3-4 लिख देंगे ये परफेक्ट नहीं है, थोड़ी सी कमी रह जाती है, लेकिन पहले यदि आप विदेशी निवेश का अर्थ लिखेंगे तब जो है सुझाव बताएंगे, ये परफेक्ट होगा, ये जो है कि सबसे अच्छा उत्तर माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का केवल सीधे सुझाव लिखता है और आप जो है विदेशी निवेश का अर्थ बता करके सुझाव देते हैं, तो माना जाएगा कि जो सुझाव केवल लिखा है वह कम परफेक्ट है, और यदि आपने विदेशी निवेश का अर्थ भी बताया है तब सुझाव बताया है, उसे जो है पूर्ण रूप से अर्थ या उत्तर
समझा जाता है, जो 4 में 4 आपको अंक दिलाने का काम करेगा। तो अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न क्षेत्रकों, आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक, और उसके बाद चतुर्थ, अब तो 5वें क्षेत्र तक की चर्चा होने लगी है। विभिन्न क्षेत्रकों में अपना धन या मुद्रा या अपना धन या मुद्रा का निवेश अर्थात व्यय करने की प्रक्रिया को विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश कहते हैं। अब इसके जैसे 2-4 एग्जाम, जैसे आप जानते हैं अमेरिका ने भारत में अनेक जो है निवेश किए हैं। उसमें आपने सुना होगा सिटी बैंक, बैंकिंग के क्षेत्र में सिटी बैंक को स्थापित किया है। बैंक मोटरोला, संचार के क्षेत्र में मोटोरोला, ये मोबाइल है। और इसके अलावा एप्पल और जैसे दक्षिण कोरिया की कंपनी है नोकिया मोबाइल कंपनी है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि चाइना ने भारत में बहुत सारा संचार क्षेत्र में अपना निवेश किया है। सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है चाइना के हैं, जो विदेशी निवेश को आकर्षित कर। इसके अलावा मोटर कार के क्षेत्र में फोर्ड एक कंपनी है जो लग्जरी कार बनाती है, ये अमेरिका की ही है। इसके अलावा आप जानते हैं ट्रैक्टर एक है जिसको आयसर भी बोलते हैं। आयसर ये जापान की कंपनी है। इसके अलावा अब तो बीमा के क्षेत्र में भी लोगों ने निवेश LIC में भी लगाना शुरू कर दिया है। ये था एग्जाम्पल इसका। इसके अलावा अब निवेशित करने के लिए उपाय या सुझाव तो उपाय या सुझाव है कि इन कंपनियों को सबसे पहले सुरक्षा, बिजली
परिवहन, पानी, श्रमिक उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा है टैक्स में टैक्स तब लिया जाए जब इनके उत्पाद मार्केट में आ जाए तब इनसे टैक्स लिया जाए। उसके बाद से उस देश की सरकार प्रशिक्षित श्रमिक एवं इंजीनियर जिसको अभियंता भी बोलते हैं, इंजीनियर, प्रशिक्षित श्रमिक एवं इंजीनियर उपलब्ध कराए। हाँ। उसके बाद से है सबसे जो महत्वपूर्ण है, भारत में जो सबसे बड़ा रुकावट पैदा करता है वो है हर चीज में राजनीति की जाती है। अर्थात जब कोई विदेशी कंपनी आए तो उसे राजनीति से दूर रखा जाए, राजनीति से दूर रखा जाए। सांसद विधायक लोग हर चीज में कमीशन मांगते हैं, इसीलिए राजनीति से दूर रखने की बात हो रही है। तो ये था एक छात्र द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ाने के कुछ उपाय जो उसके मन में आया उसको उसने लिखा, बताया। और एक चीज और अभी आपको बता दें, इससे जो है कि सरल और अच्छा सुझाव कोई दूसरा नहीं दे सकता है जो एक छात्र दे रहा है। अब आप इसका उत्तर कॉपी में भी देख सकते हैं। देख लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट करेंगे या नहीं करेंगे ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हैं। आज हम लोग 4 प्रश्नों का उत्तर समझने और लिखने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो बोर्ड ने निश्चित किया है कि प्रश्नों का उत्तर 80 शब्द, अधिकतम 80 शब्द में देना है, उससे कम ही जो है कि शब्दों में हमने लिखा है। चूंकि आपके पास एग्जाम में टाइम कम रहता है, 7-8 मिनट में आप उत्तर को लिख सकें, इसलिए हमने जो है 80 शब्द से कम शब्दों में परफेक्ट उत्तर देने का प्रयास किया है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा उत्तर जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए या मत कीजिए, लेकिन हमारी ये संतुष्टि होगी कि आप इसको जरूर पढ़िए, तभी जो है हमें फीडबैक मिलेगा। धन्यवाद।